इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। अपने सपनों को त्याग है दूसरे के सपनों को सजाने वाली। अपने घर को छोड़ छाड़ है दूसरे के जीवन को बचाने वाली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर की, जो कि भगवान का दूसरा रूप होता है। कहा जाता है कि डॉक्टर ही एक ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को एक नई जिंदगी देते हैं, एक नया जीवन देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रन भारत और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। और हमारे साथ एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी नारी है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक देखिए छोटी सी रिपोर्ट। मुट्ठी में बंद लेके सारा जहां, कदमों के आसमां पे छोड़े निशान। सपने सतरंग ले हवा के संग संग, थामे है डोर डस आंधी तूफान। अंधेरों में आशा के दीप जलाती हैं, रिश्तों की पूंजी से परिवार बना। प्रशंसा उनकी जो रक्षा करे हमारी, हर विकट स्थिति को थामा जिसने, रोगों को हरते चिकित्सक कहलाते वो। सच में सच्चे जाबाज है, धरती के भगवान है वो। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही एक धरती के भगवान से मिलवाते हैं जो कोरोना काल में सेवा भाव से जुड़ी रही, जिन्होंने कई ऐसे लोगों को नया जीवन दिया जो खुद सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। नाम है डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। शुरुआती दौर की शिक्षा सेक्रेड हार्ट और JVM शैमली स्कूल से पूरी की। रांची के रिम्स से MBBS की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली और कोलकाता से स्पेशलाइजेशन किया। रांची में चैटर्जी नर्सिंग होम एंड किडनी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट की तरह अपनी सेवा दे रही हैं। इस सेवा काल में डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी की वजह से कई घरों में बच्चों की किलकारियों के रूप में खुशियां आई, तो कई लोगों को अपने बल पर मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी। डॉक्टर स्निग्धा का नाम आज रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में गिने चुने डॉक्टर्स में शुमार है। मुझे आसमां बनना है, जिनके हाथों में ऊपर वाले ने सिफा दी है। घर पर एक पत्नी, एक माँ, एक बहू की भूमिका निभाती है और गले में आला लगाकर फिर समाज की सेवा में जुट जाती है। आज हमारे समाज को ऐसे ही कई डॉक्टर्स की जरूरत है। घर हो या संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी, आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि इन्होंने कितना संघर्ष किया और कितनी बखूबी से अपनी कामयाबी को हासिल किया और आज इस मुकाम पे बैठी हुई है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी की, जो कि डॉक्टर है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी कुछ अहम बातें और ये कैसे आगे बढ़ी, क्या कुछ इन्होंने अचीव किया और कितना कठिनाइयाँ इनके जीवन में आया है। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। न्यूज़ 11 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैम। आप बताइएगा कि आप अपने जीवन जो है वो कैसे शुरुआत की, स्कूल लाइफ आपका कैसा था? हम सबसे पहले स्कूल लाइफ से जानेंगे कि आप कैसे आगे बढ़े। मैं बेसिकली रांची की लड़की हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं जन्म हुआ है मेरा। और शुरुआत में पढ़ाई मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल से स्टार्ट किया था, जो कि गुलुंडू में है। वहाँ से प्रेप से लेकर के क्लास 10th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से की है, जो कि एक ICSE बोर्ड है। और मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि मुझे इतना अच्छा स्कूल मिला
प्लस इतना अच्छा बैकग्राउंड मिला मेरे पेरेंट्स ने जिन्होंने चूज़ किया कि मैं सेक्रेड हार्ट में ही जाऊँ। उसके बाद की पढ़ाई 10th के बाद 11th और 12th मैंने किया है DAV JVM से। उस वक्त DAV JVM बोलते थे, आज सिर्फ जवाहर विद्या मंदिर बोलते हैं। उसके बाद फिर मैंने MBBS किया रांची से ही, रिम्स रांची, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसके बाद PG की पढ़ाई के लिए मैं कैलकाटा चली गई। फिर कैलकाटा में 5 साल की पढ़ाई, फिर वापस रांची आई हूँ। अच्छा, मैं आपके एज की बात करूँ तो जब आप छोटी थी तो उस उम्र में या फिर उस वक्त में ज़्यादातर लोग का ये ख्वाहिश होता था कि मेरी बेटी घर पे ही रह जाए। तो उस 4 दीवारी से आप बाहर कैसे निकली? आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश की? ओके, बच्चों में इतनी बुद्धि कहाँ होती है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें 4 दीवारी से बाहर जाना है। इस बात का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी। एक्चुअली मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं वो लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए थे, प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे कॉलेज के। मेरी माता जी भी एक शिक्षक रही हैं, मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो पढ़ाई से रिलेटेड था। तो इतना तो निश्चित था कि बच्चों को पढ़ना है, ये नहीं सोच के कि वो लड़का है या लड़की। अब मैं लड़की हूँ, लक की बात है कि मैं लड़की हूँ, लेकिन अगर मैं लड़का भी होती तो भी मैं यही पढ़ाई करती जो मैंने लड़की होकर किया। तो इस बात का क्रेडिट तो टोटली मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने ये फ़र्क नहीं किया कि लड़की है तो 4 दीवारी के अंदर रहेगी और लड़का होता तो शायद पढ़ाई के लिए भेजते। किस जगह पे आपको कठिनाइयाँ आई जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, अब बस रुक जाना चाहिए, इसके आगे मुझसे नहीं होगा? ऐसा कभी सोचा ही नहीं, पता नहीं, शायद इसलिए नहीं सोचा क्योंकि पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि कुछ कमी है या इसके बाद और नहीं कर सकेंगे या इसके बाद सपोर्ट नहीं कर सकेंगे या यहाँ रुक जाना चाहिए, ये काफ़ी है, ये कभी किसी ने नहीं कहा। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता रहा और पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, कभी ये नहीं सोचा कि बस अब बहुत हो गया। तो इसी तरह से होता रहा, लोग फैमिली का सपोर्ट रहा, शादी हो गई। मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग हैं, तो वहाँ भी वैसा ही एक एनवायरनमेंट मुझे मिला कि लोग वहाँ भी मुझे, इनफैक्ट मेरी आधी पढ़ाई तो शादी के बाद हुई है। तो दोनों जगह ही मेरे पेरेंट्स के घर पे प्लस मेरे इन लॉज के घर एक ही जैसा एनवायरनमेंट मिला, एक ही जैसा सोच मिला और इसीलिए शायद मेरे लिए थोड़ा इजी रहा। अच्छा, कितना कठिनाइयाँ हुई थी जब आप इस लाइन में उतरे थे, जब आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी? और सोचने से पहले मैम आप कैसे सोचे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं? क्या दिमाग में आया, क्यों आपने डॉक्टर ही ठाना? फैमिली में एक होता है कि जब हमारे ज़माने में लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब 11th में थे, 12th में थे, तो एक ट्रेंड हुआ करता था कि या तो आप डॉक्टर बनोगे या तो आप इंजीनियर बनोगे। अब लकीली मैं मैथ्स और बायो दोनों में ही अच्छी थी, तो मेरे फादर चूँकि इंजीनियर है तो उन्हें लगता था कि नहीं ठीक है, मैंने मेडिकल नहीं किया तो मेरी बेटी एटलीस्ट करे। और फैमिली में और कोई डॉक्टर्स थे भी नहीं, इसलिए भी एक थोड़ा सा था कि डॉक्टर बने तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ इंजीनियर भी बन सकते हो। थर्ड हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था। तो वही सोच लेकर मैथ्स और बायो दोनों की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम दिया, मेडिकल का भी एग्ज़ाम दिया। इंजीनियरिंग में रैंक बहुत अच्छी नहीं आई, मेडिकल में रैंक अच्छा था, अच्छा कॉलेज मिला, तो बस वो लेकर के डॉक्टर बन गई। शादी से पहले जब आपका सफ़र था तो वो कठिनाइयों से भरा था। शादी के बाद लड़कियों में, महिलाओं में एक अलग चैलेंज आ जाता है, घर संभालना, परिवार संभालना, उसके बाद वर्क को अपने को संभालना। तो उस चैलेंज को आप कैसे फेस किए? शादी से पहले आप रिलैक्स रहते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी करना है, आप सीधा पेरेंट्स को एक लिस्ट दे देते हो, ये हमें चाहिए, और आपके पेरेंट्स आपके लिए ला कर देते हैं। मोस्ट पेरेंट्स, कहीं वो प्रॉब्लम भी कुछ फैमिलीज़ में रहते होंगे, बट मेरे साथ ये रहा कि वहाँ शादी के पहले है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स देख लेंगे। शादी के बाद भी लगभग वैसा ही है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली आपको लेना ही पड़ता है। आप हॉस्टल में रहते हो, आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड साथ में रहते हैं, कुछ लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं, तो वहाँ आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि घर से कोई आएगा, बच्चों को संभालेगा तो मैं आगे पढ़ाई करूँगी। लेकिन चूँकि मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं, तो मेरे फादर इन लॉ या मेरे जो ससुराल वाले हैं, उन लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी एक जनरेशन पहले भी फेस किया है। उन्हें पता है कि एक डॉक्टर को बनने के पीछे कितने लोगों की मेहनत जाती है, पूरे परिवार को उसके पीछे मेहनत करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है। तो ये ट्रेंड चला आ रहा था फॉर जनरेशन्स, तो मैं भी उसी कहते हैं ना बहती धारा में मिल गई। तो वैसा ही ऐसा हुआ कि आप जो मेरी मदर इन लॉ ने जैसे पढ़ाई की, उन्हें जैसे फैमिली ने सपोर्ट किया, सिमिलरली मुझे भी वैसा ही सपोर्ट मिला। हाँ, बस डिफरेंस ये था कि मैं घर से बाहर रहती थी, मैं कैलकाटा में रहती थी, तो फ्रेंड्स, फैमिली प्लस हॉस्टल लाइफ
करते करते थोड़ा मतलब कुछ किया, कुछ छूटा, कुछ रह गया, कुछ और कर पाते, होते होते हो गया फाइनली। आपने बताया कि आप बाहर रहती थी, घर से बाहर रहती थी। जब एक लड़की, एक महिला घर से बाहर रहती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, उस समय उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आती है, समाज का टूल, अलग अलग तरह की बातें। अब उन सब इस चीज़ों से कैसे बाहर निकले? ऐसे ही कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। अब मैं जब बाहर गई उस वक्त मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी, तो एटलीस्ट मैंने एक सर्टेन एज, कुछ सालों तक मैं रांची में रही, मेरे पेरेंट्स के साथ रही, तो मुझे वो प्रोटेक्शन मिला। जब मैं थोड़ी मैच्योर हो गई तब मैंने शहर छोड़ा। उसके बाद हॉस्टल में रहना, तो बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप अगल बगल वालों को देखकर भी सीखते हो कि वो कैसे रह रहे हैं। जो लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही हॉस्टल्स में रह रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ पिक करते हो कि अच्छा बाहर रहते हैं तो ऐसे रहना है, अपना खाना ऐसे अरेंज करना है, बाकी काम ऐसे करना है, इस तरह समय निकालना है, इस समय बाजार जाके सामान लाना है। तो ये सब चीज़ आप अगल बगल वालों से भी सीखते हो। प्लस मैं कैलकाटा में थी तो वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मेट्रो की अपेक्षा अगर किसी गाँव में या किसी छोटे शहर में देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। मैम ये बात बताइएगा कि वर्किंग के साथ साथ घर को मैनेज करना ये एक नारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को देखना, पति को देखना, टाइम पे मेडिसिन देना। आप खुद एक डॉक्टर हैं, कैसे करती हैं मैनेज? आप जहाँ रहते हो आपके घर वाले आपके जैसे एडजस्ट हो जाते हैं। और आजकल तो ये है कि मदर्स जो हैं वो अपने बेटों को भी घर का काम, अपना काम एटलीस्ट सिखाती हैं। तो आप बहुत हद तक, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी भी उस हद तक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो खुद भी अपना ख्याल रख लेते हैं। और बहुत कुछ ऐसा ही हुआ जो वो कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए ही सिर्फ मुझे बुलाते हैं। अदरवाइज़ बहुत ये है कि आप लोग घर में अगर लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और जानते हैं कि आपका वर्क शेड्यूल क्या है। इनफैक्ट हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है, आपको कभी भी कॉल आ सकता है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। उसके लिए आपकी फैमिली हमेशा तैयार रहे। कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, वो खुद से पढ़ रही है। कल मेरे हस्बैंड को अगर बाहर जाना है तो लंच मैंने अरेंज किया है, लेकिन हाथ किसी और का है। मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि क्या जाना चाहिए, लंच में कितने बजे तक रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन मदद तो कोई और ही कर रहा है। इस तरह से मैनेज करके फैमिली को चलाना है। कह सकते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मदद मिल जाती है। अगर आप सच में चाहते हो तो लोग भी मिल जाते हैं मदद करने के लिए। कोरोना काल में आपने कैसा सहयोग दिया है अपने पेशेंट को? कहाँ? कोरोना को आप वेव वाइज हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वेव में जैसे पेशेंट्स कंफ्यूज थे वैसे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करें, कैसे एडमिट करें, आगे क्या इलाज करें। तो शुरू में एक डर तो मन में था, पेशेंट्स के मन में भी डर और हमारे मन में भी डर। सेकेंड ये कि क्लियर ही नहीं था कि क्या गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना है, क्या प्रोटोकॉल है। उसके बावजूद भी हमारा जो नर्सिंग होम है बहुत ही छोटा सा सेटअप है। इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सारे हाउसफुल थे। आप पेशेंट को रिफ्यूज़ कैसे करोगे? कोई अगर आपके पास आया है तो वो कष्ट में ही आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि वो बाहर उसे बेड नहीं मिल रहा है या किसी इससे बेहतर सुविधा उसे नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो आपके पास मदद के लिए आया है। हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन था, हमने जितना सीखा था फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम वेबसाइट्स, फ्रॉम गाइडलाइंस कि हाँ ठीक है इस पेशेंट का इस हिसाब से करना है, पेशेंट कितना सीवियर या सीरियस है, किसे आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, किसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम पेशेंट्स को देख लेते थे कि इसे हम यहाँ मैनेज कर पाएंगे या नहीं। जो हमारे लायक करने लायक था, जितनी सुविधाएं हमारे पास थी, वो सब हमने ओपनली दिया है पेशेंट्स को। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट जो है उन्हें कहीं दूसरी बेहतर जगह पे बेड्स भी नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन उन्हें हमने यहाँ रखा है, ऑक्सीजन पे रखा है, कुछ रिकवर किए, कुछ को लूज भी किया है, बट वो एक क्राइसिस था। दैट वाज द बेस्ट वी कुड हैव डन, व्हिच वी डिड। तो देखा आपने कि लगातार कोशिश करते गए, रुके नहीं, थकने का नाम नहीं लिया और उसके बाद आज भी इस क्लिनिक में है और अपना नाम हमेशा से रोशन कर रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इनके ये तो वर्किंग का बताया हमने आपको कि क्या कुछ इन्होंने अचीव किया, किस तरीके से आगे बढ़े। अब इनके बचपन के बारे में जानेंगे कि बचपन में ये कैसी थी और क्या कुछ शरारत करती थी, जिस तरीके से बहुत मज़ा आता था इनको अपने जीवन को जीने में और आगे कैसे ये बढ़ी। तो ब्रेक के बाद आपको सब कुछ बताएंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम डॉक्टर स्निग्धा के बचपन की
वो सारी चीज़ें जानेंगे जो बचपन में किया करती थी, चाहे वो शरारत हो, मस्तीखोर हो या फिर बोरिंग हो। अब तो इन्हीं से जानना होगा ना कि क्या थी। तो आइए जानते हैं। तभी तो वो डॉक्टर स्निग्धा नहीं थी, स्निग्धा थी, तो स्निग्धा बन के इनसे बात करते हैं। स्निग्धा, आप कैसे थे बचपन में? मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, जहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। और देखो, अगर ऐसा बोलना एक तरह से बोला जाए तो मैं बहुत ही शांत और शिष्ट बच्ची थी। बहुत ही बोरिंग बोल सकते हैं। बहुत फ्रेंड्स भी नहीं थे मेरे, कम ही फ्रेंड्स रहते थे। और ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत नकचढ़ी या बहुत ही गुस्सैल थी, लेकिन मैं बहुत ही शाई थी, बहुत ही ज़्यादा शाई। अपने में रहती थी, अपना पढ़ाई, पेरेंट्स, फैमिली, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। टीचर्स मुझे पसंद करते थे क्योंकि मैं डिसिप्लिन थी, क्लास में बात नहीं करती थी, तोड़ फोड़ नहीं करती थी, हल्ला हंगामा नहीं करती थी, रिज़ल्ट मेरा अच्छा होता था, पढ़ाई में अच्छी थी, इस वजह से टीचर्स मुझे पसंद करते थे। लेकिन फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसके साथ आप सारा दिन बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा कुछ मेरा हिस्ट्री नहीं था। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि वो शरारती होती है लेकिन ऑन कैमरा नहीं बता पाती है क्योंकि उनकी शरारतों से उनके अभी पे प्रभाव ना पड़े। तो ये शरारती थी, कम थी, लेकिन ये पढ़ने पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी, तभी तो आज ये डॉक्टर है। आपने बताया कि टीचर्स आपको बहुत मानते थे, तो कौन ऐसे टीचर थे जो आपको हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं आपके और हमेशा मोटिवेट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? मेरी क्लास 10 की क्लास टीचर थी, वो मेरी क्लास 9th की भी क्लास टीचर थी, मिसेस मनी सिन्हा। वो मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं आज भी उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने जो प्रेरणा दिया, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उससे मैं आज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और मैं जो भी मैं आज हूँ उसका कुछ श्रेय तो उनको ज़रूर जाता है। मिसेस मनी सिन्हा, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या कभी कुछ ऐसा केस आया है जब आपको वो एकदम चैलेंजिंग लगा हो आपको कि ये ऑपरेशन या फिर ये चैलेंज को अगर मैंने पूरा कर दिया तो शायद मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, या फिर आप किसी पेशेंट को लेके बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव में आ गए हो? बहुत पहले की बात है, तकरीबन आप बोल सकते हो 8-9 साल पहले की बात है। उस वक्त जस्ट मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया था। आप जब मेडिकल कॉलेज में रहते हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस सिखाए जाते हैं। मतलब इस पेशेंट को आपको कैसे देखना है, ये कॉमन डिजीज़ है जो यूजुअली पेशेंट्स लेकर आपके पास आते हैं। और ज़्यादातर वही ट्रेनिंग आपकी होती है जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में, कि प्रेगनेंसी है, डिलीवरी करानी है, सिजेरियन करना है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार तकरीबन 8 साल पहले एक बच्ची थी, 18 साल की बच्ची, जो 6th फ्लोर लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में 6th फ्लोर से वो एक लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो लिफ्ट के सहित वो नीचे 6 तल्ला से नीचे फ्लोर पे आकर गिरी थी। तो लिटरली उसका जो पेल्विस था, जो कमर वाला हिस्सा होता है, वो बोन जो था वो पूरा फ्रैक्चर हो गया था। यूट्रस का बाहर का जो रास्ता है, पेशाब की थैली, अगल बगल की जो भी हड्डियाँ होती हैं, वो सारा ही टूट के एक मतलब आपके बॉडी से अलग हो गया। उस तरह का एक पेशेंट तकरीबन 8 साल पहले हमारे पास आया था रात में। तो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स, हमारे एनेस्थेटिस्ट, हमारे ऑर्थो सर्जन, हमारे यूरोलॉजिस्ट और मैं, हम लोग सब लोग मिल के रात में आप मान के चलो 5-6 आवर्स की सर्जरी रही होगी, जो कि फर्स्ट सर्जरी थी, जो कि सिर्फ लाइफ सेविंग था, कि इस पेशेंट को बस इतना कर दो कि ये बच जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई। फर्स्ट सर्जरी रात में 4-6 घंटे चली, फिर फाइनली वो सर्वाइव की। कुछ महीने बाद एक और सर्जरी हुआ, जिसके बाद पेशाब की थैली को वापस से जोड़ा गया कि अब वो वापस यूरिन कर सकें। फिर उसके बाद एक सर्जरी हुई जिसमें यूट्रस के शेप को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और उस वक्त उस बच्चे की शादी नहीं हुई थी। उसके कुछ साल के बाद शादी हुई। फिर हमें टेंशन हुआ, शादी हो गई, अब कहीं ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी डिलीवरी कैसे कराएंगे, क्योंकि नीचे का रास्ता तो पूरी तरह ब्लॉक है, इतने स्टिचेस पड़े हैं, वो पूरा एनाटॉमी ही डिस्टॉर्ट हो गया है। फिर कुछ साल बाद वो खुद प्रेग्नेंट होकर के आई, सीधा जब वो गांव में रहती थी, गांव की पेशेंट थी, सीधा 8 मंथ्स प्रेगनेंसी में हमारे पास आई, मैडम अब कुछ भी करके डिलीवरी करा दो, क्योंकि और कोई डॉक्टर ले नहीं रहा था वो वाला वक्त। फिर उसकी डिलीवरी हुई, आज वो ठीक है, 2 साल की बेटी है उसकी। अच्छा, ऐसा कोई मेमोरी या फिर ऐसा कोई चीज़ जिससे आप सोचते ही आपके बस फेस पे स्माइल आ जाता है? ऐसा बेसिकली डॉक्टर्स बहुत शॉर्ट मेमोरी वाले होते हैं, बहुत कुछ याद नहीं रहता है हमें,
लेकिन ये है कि जैसे आपने किसी एक पेशेंट को अटेंड किया, वो पेशेंट अगर छुट्टी के समय आपको देखकर वापस स्माइल बैक कर रही है तो ये डेफिनेट है कि वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है। वो चीज़ देखकर आपको बहुत खुशी मिलती है और ये एवरी डे होता है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि किसी समय कभी कुछ ऐसा किया जिसको याद करके मैं खुश रहूं। हर एक पेशेंट को डिस्चार्ज के समय जब वो स्माइल करके जाती है उससे हमें खुशी मिलती है। ये तो हो गई इनके घर प्रोफेशनल लाइफ की बात कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितने पेशेंट इन्होंने देखा है और कई तरह के पेशेंट आते हैं। अब इनके घर के बारे में जानेंगे कि ये घर पे कैसी है, घर पे क्या खाना बनाती है या फिर दिन भर डॉक्टरी ही करते रहती है। तो आप बताइएगा कि आप घर पे खाना बनाते हैं, कैसे कुकिंग पसंद है आपको या नहीं पसंद है? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को ऐसा नहीं लगता क्योंकि एक्चुअली मैं गुड कुक नहीं हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि मैंने जो बना दिया वाह मैंने क्या बनाया है, लेकिन मेरी बेटी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। वो अभी भी ढूंढेगी कि काश दादी ने बनाया होता, मम्मा ने अच्छा नहीं बनाया। क्या पसंद है आपको? सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है? मैं नॉर्मल सिंपल खाना घर का जो भी बना है वो समय पे मिल जाए तो मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरी बेटी है जिसे हमेशा कुछ ना कुछ नया रेसिपी, कुछ नया ट्राई करना होता है। वो अपनी दादी के बनाए हुए खाने को बहुत चाव से खाती है। मैं उसको कॉपी करने जाती हूँ लेकिन वो 100% हो नहीं पाता है। ठीक है, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि एटलीस्ट इसने कुछ बनाया तो खा लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी कुक तो मैं नहीं हूँ। कहते हैं ना कि पति का जो दिल का रास्ता होता है वो पेट से ही होके जाता है, तो उनके लिए आप क्या कुछ खास बनाती हैं? हम लोग अब जिस एज में आ गए हैं, अब खाना कम कर देने में ही भलाई है। हमें और एक्सरसाइज करना है, रादर दिन बहुत ज़्यादा खाना है। कभी कभार कुछ शौक से बनाया। मेरे हस्बैंड बहुत फसी ईटर नहीं हैं, वो जो भी दोगे प्यार से वो खा लेते हैं। बट ये है कि हेल्दी होना चाहिए। आप कहीं से मंगा के खा रहे हो, टेस्टी डेफिनेटली, लेकिन हेल्दी नहीं होता है। तो वो चीज़ को आप घर में बनाते हो, एक उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करते हो, तो वो पसंद करते हैं कुछ भी घर में जो भी बना दिया। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते? तो क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा समय आया है जब आपको फील हुआ हो कि शायद मुझे भी अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए? डेफिनेटली, ये मुझे रोज़ फील होता है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी। आप सुबह उठते हो, रेडी होते हो, बच्चे को स्कूल भेजा और दौड़ने लगे। घर आते आते कई बार होता है कि घर में सब वर्किंग है, तो शायद अगर देर रात तक आप जगे भी नहीं हो, अगर मेरी बेटी जल्दी सो गई तो शायद वो किसी दिन मुझे देखे भी ना और सो जाए, या मेरे हस्बैंड को कभी देखे भी ना और वो सो जाए। तो ये जो हमारा अपना फैमिली टाइम है ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है। सिर्फ फैमिली टाइम ही नहीं, आपको अपने लिए कुछ टाइम तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप बहुत अनहेल्दी हो जाओगे। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अनटाइमली खाओगे, जो जब जहाँ मिल गया खा लोगे। क्वांटिटी का कोई गारंटी नहीं है, क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं। तो एक जो आपके बॉडी को जो आपको टाइम देना है, जो आपको फिट रहने के लिए जो आपको एक कंसर्न देना है अपने बॉडी को, वो टाइम भी नहीं मिलता है। तो वहाँ मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर दिन में 24 के बदले 28 घंटे होते तो मैं 3 घंटे एक्सरसाइज भी करती, ये या फिर कुछ घंटे मैं अपनी फैमिली को भी एक साथ दे पाती। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। तो कई स्त्री ऐसी भी है जिनके पेरेंट्स इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर स्निग्धा, इनके पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मैम कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं या फिर मानसिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, वैसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे? वैसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं बोलेंगी लड़ते रहिए, करते रहिए, सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको ग्रैब कीजिए। जो सिचुएशन आपके पास है उसका बेस्ट यूज़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देर लगेगी, शायद जो 3 साल में किसी ने किया आपको शायद 5 साल लग जाए, लेकिन कर तो आप लोगे ही। इसलिए करते रहो और करते रहो, रुकना नहीं है। बिल्कुल। नवरात्रि के इस महापर्व में आप लोगों को क्या अपील करना चाहिए, खास तौर पे स्त्रियों को क्या बोलना चाहिए? नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा के लिए हम लोग करते हैं, 9 दिनों का पाठ करते हैं, 9 दिनों के लिए पूजा करते हैं, उपवास करते हैं। ये कई वर्षों से भारतवर्ष में चला आ रहा है। इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न है। अगर ये पूजा हम लोग कर रहे हैं तो ये आज नहीं, आज कई सालों से ये माना गया है कि नारी शक्ति का रूप है। आप उसे ये फेस्टिवल एक प्रतीक है लोगों को ये बताने के लिए कि आपने जो नारी का इम्प्रेशन अपने दिमाग में बना लिया है, ये आपने बनाया है, ये आपके पूर्वजों ने आपको नहीं दिया।
जो उन्होंने आपको सिखाया है कि नारी का पूजा करो, ये शक्ति का रूप है, इसे फॉलो करो। अगर ये मेंटालिटी, अगर हर कोई, लड़कियां लड़के हर कोई अगर इस मेंटालिटी को बदलते हैं तो ये देश काफ़ी आगे जाएगा और ये सोसाइटी बहुत सेफ हो जाएगा लड़कियों के लिए। नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम आस्था और विश्वास हो। नारी अगर चाहेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अचीव कर सकती है। बस थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ी सी मजबूती अपने अंदर होना चाहिए ताकि वो हर मुकाम को हासिल कर सके। और ऐसे ही हमने एक शख्सियत से आपको मिलवाया, डॉक्टर स्निग्धा चैटर्जी, जो कि डॉक्टर है और आए दिन इनको एक अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों को फेस करके बखूबी अपने वर्क को, अपने फैमिली को, हर एक चीज़ को टाइम दे रही है। हालांकि थोड़ा टाइम कम देती है लेकिन टाइम देती है। सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना ही नारी होता है और नारी जो होती है वो संसार होती है, अद्भुत होती है। इसका सम्मान करना ना भूलें। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।